नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्रवासी भारतीय लेखिका डॉक्टर पुष्पा सक्सेना की लिखी हुई कहानी उसके नाम का पत्र। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। क्या समझता है ये अपने आप को? इसे मज़ा न चखाया तो मेरा नाम अनीता नहीं। अनीता अतीव सुंदरी भले ही ना हो, पर उसके चेहरे का आकर्षण कईयों से प्रशंसा पा चुका था। थैंक्स, आपका ब्यूटी सेंस काबिले तारीफ़ है। किसी तरह अपने को संयत रख अनीता ने उत्तर दिया था। आपकी क्वालिटी की तारीफ़ करनी पड़ेगी। सच को सहजता से स्वीकार कर लेने की शक्ति है आप में। सुमित अपने उसी मूड में था। मेरी क्वालिटीज़ आप न जाने तभी अच्छा है सुमित। उसके कथन से निरपेक्ष सुमित हल्के स्वर में सीटी बजाकर कोई गीत गा रहा था। घर पहुंचते ही दीदी उसके आने की सूचना पर बाहर दौड़ी आई थी। उसे गले से लिपटाकर अंदर ले जाती दीदी बार बार पूछ रही थी, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई अन्नी? तेरे जीजा जी को लड़के वाले के यहाँ जाना पड़ गया था। मैं भी काम छोड़कर पहुँच नहीं सकती थी। देवर की ओर मुड़ती ममता ने स्नेह सिक्त स्वर में पूछा था। इसे पहचाना मीत? इसके विषय में तो कुछ ना पूछो भाभी, तभी ठीक है। व्हाट ए कंट्रास्ट! क्या सोचा क्या पाया। अनीता को शरबत का गिलास थमाती ममता चौंक उठी थी। क्या मतलब? और नहीं तो क्या, आप दिन रात अपनी बहन के रूप गुणों की जो यश गाथा सुनाती रहती थीं, क्या उनमें और इनमें कोई साम्य था? यूं कहो आकाश और पाताल का अंतर था। ममता जैसे डर गई थी। अन्नी इसकी बातों पर ध्यान मत देना, यह तो यूं ही उल्टी सीधी बोलता है। मीत, तुम्हारी इन आदतों से सब परेशान रहते हैं। मेरी बहन पर अपनी कृपा रख मीत। तुम्हारी बहन को किसी की कृपा की जरूरत नहीं है दीदी, विशेषकर उसकी जो शिष्टाचार का अर्थ भी नहीं जानता। अनीता के स्वर में तिरस्कार बोल उठा था। हियर हियर भाभी, कुछ आग तो जरूर है तुम्हारी बहन में। चलो अच्छी कटेगी। भाभी के हाथ में पकड़ी नाश्ते की प्लेट से एक रसगुल्ला उठा सुमित बाहर चला गया था। अन्नी, तुझे तेरा कमरा दिखा दूँ। इतने लंबे सफ़र से थक गई होगी, फ्रेश हो ले तो सबसे मिला दूँ तुझे। क्यों, इस रूप में सबसे मिलाते डरती हो दीदी? छी, कैसी बातें करती है अन्नी। लगता है सुमित ने ज़रूर तंग किया है, वरना तो ऐसी बात कभी ना करती। उसे स्टेशन भेजने से पहले ही डर रही थी मैं, पर क्या करूं, मजबूरी ही ऐसी आ गई थी। ममता के दुखी स्वर पर अनीता हंस पड़ी थी। मैं तुम्हें नाहक परेशान कर रही हूँ दीदी, चलो मेरा कमरा दिखा दो। अनीता के मुख पर आई मुस्कान को देखकर ममता ने चैन की सांस ली थी। वैसे सुमित दिल का हीरा है अन्नी, सर्जरी में एमएस कर रहा है, सबसे छोटा है ना, सो सबको छेड़ने में उसे मज़ा आता है। अम्मा जी का खास लाडला बेटा है, और तुम्हारा खास लाडला देवर भी तो। तू भी उसे कुछ देखे परखेगी तो मेरी बातों से सहमत हो जाएगी। असंभव, इस जीवन में तो ये बात संभव नहीं दिखती दीदी। अनीता के दृढ़ स्वर पर ममता के अधरों पर रहस्यात्मक मुस्कान तैर गई थी। देखते हैं अन्नी, देख लेना। स्वर विश्वासपूर्ण था। घर की बड़ी बहू होने के नाते ममता पर विवाह के आयोजन का पूरा दायित्व था। वृद्ध सास ससुर हर बात के लिए ममता की सलाह पर निर्भर करते थे। ममता की छोटी बहन के रूप में अनीता को सारे घर ने स्नेह से लिया था, पर सुमित की उन बातों ने उसे रात को सोने नहीं दिया था। अभिमान की भी कोई सीमा होती है, काश वो भी उसे अपमानित कर पाती। आश्चर्य का विषय यही था कि रात में सोते समय दूर बैठे अम्मा बाबूजी की जगह सुमित के ही विषय में सोचते हुए वो सोई थी। दूसरे दिन तिलक जाना था। अनीता ने अपनी गुलाबी शिफॉन की साड़ी ब्लाउज के साथ मोती के टॉप्स व माला पहनी थी। दीदी के आग्रह पर ब्यूटी पार्लर से फेशियल और मेकअप भी करा आई थी। न जाने क्यों सुमित को हरा देने की अदम्य इच्छा उभर आई थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही सुमित ने हल्के से सीटी बजाई थी। वाह, लगता है शहर के सारे कॉस्मेटिक्स खत्म हो गए हैं। सिर्फ इसी शहर के नहीं, आसपास के सभी शहरों की वैसी ही हालत है जनाब। चलिए, हमारे शहर ने आपको इस काबिल तो बनाया कि आप पर निगाहें डाली जा सके। यहाँ रहने वालों का दृष्टि दोष है, कहीं बाहर से डॉक्टर बुलाएं जनाब। अजी, हमारे जैसे डॉक्टर के रहते बाहर वाले आएंगे? कहिए तो आपके अंदर तक का पूरा पोस्टमार्टम मिनटों में कर दूँ। उसकी चुनौतीपूर्ण दृष्टि के आगे अनीता का मुख गुलाबी हो उठा था। दीदी के ससुर गृह के सभी लोग अनीता को विशेष स्नेह दे रहे थे। दीदी उसके पहुंच जाने से निहाल थी, पर अनीता का हाल कौन समझे। बात बात में उसे अपमानित करने की सुमित ने मानो कसम खा ली थी।
क्या दुश्मनी थी उसकी अनीता नहीं जानती। तिलक का सामान सजाती ममता ने सुमित से कहा था, अब तो इस घर में तुम्हारा ही तिलक आना शेष है मीत, कब मंगा रहे हो? अजी यहाँ तो लाइन लगी है भाभी, जब कहो 2-4 हौदे भर सोना चांदी मंगा दूँ। आप दहेज लेंगे? अनीता के स्वर में तिरस्कारपूर्ण आक्रोश था। जब तक भारत में आप जैसी लड़कियां हैं दहेज तो देना ही होगा। बिना दहेज विवाह, वो भी आप जैसी लड़की से, असंभव कल्पना है ना भाभी? मेरी जैसी लड़की क्या आपसे विवाह करेगी? क्या समझते हैं अपने आप को डॉक्टर सुमित सिन्हा? मैं विवाह करूंगी एक पुरुष से, किसी दंभी मिथ्याचारी से नहीं, समझे? उत्तेजना में अनीता का मुख लाल हो उठा था। छी मीत, तुमने अन्नी का मूड खराब कर ही दिया ना। जब से आई है पीछे पड़ा है। क्या बिगाड़ा है अन्नी ने तेरा? मैं पीछे पड़ा हूँ इनके? ओह माय गॉड भाभी, इससे बड़ा मजाक भी हो सकता है क्या? दीदी तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, इनकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो न कर। अनीता उठ गई थी। सुमित यूं ही हंसता रहा। ममता असहाय सी खड़ी देखती रह गई थी। तिलक की दावत बाहर लॉन में आयोजित की गई थी। शुरू नवंबर की हल्की सर्दी भी अनीता के मन को ठंडक नहीं पहुंचा सकी थी। लॉन के कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठी अनीता को पता ही नहीं लगा कब उसके अशांत हृदय को सहलाने वर्षा की हल्की बूंदें गिरने लगी थीं। अपने में डूबी अनीता को सुमित ने चौंका दिया था। क्यों अपनी दीदी से दुश्मनी निभा रही हैं? अगर बीमार पड़ गई तो भले ही जहर लगे, इस डॉक्टर की दवा ही खानी पड़ेगी मिस अनीता वर्मा। आपकी दवा खाने की अपेक्षा मैं जहर खाना ही पसंद करूंगी डॉक्टर सुमित। इतनी नफरत करती हैं अपनी ज़िंदगी से? अपनी ज़िंदगी से नहीं, आपसे। चलिए प्यार ना सही नफरत ही सही, कुछ तो किया आपने। आपको प्यार दे सकने वाली लड़की इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुई है। अजी प्यार और नफरत की बात छोड़िए, अंदर चलिए, वरना भाभी हमें लेकर बड़ी प्यारी कहानी गढ़ लेंगी। दीदी मेरे मन को जानती हैं सुमित जी, उन्हें पता है वो कहाँ बंधा है। फिर आपको लेकर कोई कहानी गढ़ने की गलती वो कभी नहीं कर सकती। ओह अच्छा। एक क्षण को लगा सुमित के चेहरे का प्रकाश भक्क से बुझ गया था। जी हाँ, दर्द से अनीता का मुख उज्ज्वल हो उठा था। आई एम सॉरी, मैं तो यूं ही। चलिए बात यहीं ख़त्म हो गई, अब अंदर चलें। सुमित सहज हो आया था। अंदर पहुंचते ही दीदी ने मीठी झिड़की दे डाली थी। फिर कोई कहानी लिखने लगी थी अन्नी? गिरती बूंदें भी पता नहीं लगी। कहानी मैं नहीं लिख रही थी दीदी, आपके डॉक्टर देवर को डर था हमें बाहर देख कहीं कहानी तुम न गढ़ लो। चल, मुझे कहाँ आता है कहानियाँ लिखना, मीत तो सबको यूं ही बनाता रहता है। नहीं भाभी, तुमसे अच्छा कहानीकार जन्मा ही नहीं है, बहुत आकर्षक कहानी बना लेती हो तुम। अजीब सरकास्टिक ढंग से बात कह सुमित चला गया था। 2 बार चीकों ने अनीता को ठंड लगने की बात जता दी थी। दीदी ने अदरक की चाय थमा जल्दी सो जाने की सलाह दी थी। सुबह आंखें खोलती अनीता घबरा गई थी। दर्द से सिर फटा जा रहा था, आंखें जल रही थीं। निश्चय उसका कहा सच हो गया। दीदी ने माथे पर हल्के से स्पर्श किया तो अनीता के नैन भर आए थे। छी पगली, जरा सा बुखार पड़ तो है, अभी ठीक हो जाएगी, मैं सुमित को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, उन्हें ना बुलाना दीदी, मैंने तुम्हें किस मुश्किल में डाल दिया? अरे मामूली सर्दी बुखार पड़ तो है, मुश्किल कैसी? ममता की हंसी में चिंता की स्पष्ट झलक थी। दूसरे कमरे में सुमित को आवाज़ लगाती ममता घबरा गई थी। ज़रूरत के समय तो उसका कभी पता ही नहीं लगता, ना जाने कहाँ चला गया। थोड़ी ही देर बाद सुमित की आवाज़ आई थी। भाभी, डॉक्टर रोहिताश को पकड़ लाया हूँ, अपनी बहन का अच्छी तरह चेकअप करा लेना। अरे तुझे कैसे पता लग गया मीत? अन्नी के बुखार का तो बस मुझे ही पता था। जिस तरह रात पानी में भीग रही थी, बुखार तो आना ही था, इसीलिए रोहित को क्लिनिक जाने से पहले ही पकड़ लाया। क्यों, क्या कुछ सीरियस बात है मीत? मामूली सर्दी से बुखार हुआ है, दवा तो तू भी दे सकता था ना? ना बाबा, मेरी दवा तो आपकी बहन को जहर लगेगी और जहर देने के लिए मैं तैयार नहीं। किसने कहा तेरी दवा जहर लगेगी? ममता के स्वर में झिड़की थी। अन्नी ने एक बार नैन उठा भर के देखा था, फिर आंखें मूंद ली थीं। अरे वो क्या कहावत है, घर का जोगी जोगिया आन गाँव का सिद्ध। तो भाई हमारी स्थिति तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली ठहरी ना। कल को कहीं उल्टा सीधा हो गया तो दोष मुझे ही लगेगा ना कि दवा की जगह जहर दे दिया। सुमित की बात दो अर्थी थी। डॉक्टर रोहिताश ने अनीता का चेकअप कर ममता से कहा था, सर्दी लगने से बुखार हो गया है, घबराने की कोई बात नहीं है।
दवाएं घर में ही होंगी, सुमित दे देगा। बुखार कब तक उतरेगा डॉक्टर? क्षीण स्वर में अनीता ने प्रश्न किया था। निश्चय ही विवाह के उस व्यस्त घर में अपनी बीमारी से अनीता संकुचित थी। आपको बुखार की क्या चिंता मिस, अब लेटिए, आराम से सेवा कराइए, वरना यूं पानी में कोई अकारण ही तो नहीं भीगता है ना। सुमित का स्वर व्यंग्यपूर्ण था। फिर तू उसे छेड़ने लगा मीत, तुझे पता नहीं वो कितनी भावुक है अन्नी, कोई कहानी सूझ गई होगी उसे। अच्छा तो आप कहानी लिखती हैं, हमें पढ़ाएंगी अपनी कोई कहानी? डॉक्टर रोहिताश के मुख पर मुस्कान आ गई थी। हमें कहाँ आता है कहानी लिखना, दीदी तो बस यूं ही। सलज्ज मुस्कान से अनीता का मुख चमक उठा था। अच्छा, अगर 2 दिन में आपको एकदम ठीक कर दिया तो क्या इनाम देंगी? जो आप कहेंगे। तो वादा रहा। डॉक्टर रोहिताश उठ गया था। उन्हें बाहर छोड़ वापस आए सुमित ने अजीब कसैले शब्दों में कहा था, शायद वादे करना आपकी एक और क्वालिटी है, ठीक कहा ना? जी नहीं, ना मैं झूठे वादे करती हूँ, ना किसी से एक्सपेक्ट करती हूँ। अनीता को क्रोध चढ़ रहा था कि बीमारी में भी वो उसकी शांति नहीं देख सकता। अगर वादे में वो आपको मांग ले? रुकते हुए सुमित ने कहा। ओह, यू आर इम्पॉसिबल डॉक्टर सुमित। अनीता ने झल्ला कर चादर सिर तक ओढ़ ली थी। सचमुच 2 दिन बाद अनीता पूर्णतः स्वस्थ थी। ममता दीदी के सिर से भार उतर गया, अन्यथा शादी की भीड़ भाड़ में बहन के प्रति उनकी चिंता बढ़ती ही जा रही थी। डॉक्टर रोहिताश इस बीच अनीता को देखने नियमित रूप से आते रहे। उनकी स्नेह सिक्त बातें अनीता को जितनी शांति पहुंचाती, उतनी ही सुमित की बातें उसे जला डालती। ना जाने क्या शत्रुता थी उसकी अनीता से। विवाह के दिन बाबूजी पहुंच गए थे। अनीता उनके सीने पर सिर रख के रो पड़ी थी। बाबूजी एकदम घबरा गए थे। क्या हुआ अन्नी, किसी ने कुछ कहा है बिटिया? नहीं, आपने आने में इतनी देर क्यों की बाबूजी? पगली कहीं की, वहाँ भी तो काम था ना। और फिर बेटियों को तो एक ना एक दिन पराए घर जाना ही होता है समधी जी। इतना मुंह अच्छा नहीं बिटिया, ममता दीदी की सास ने परिहास किया था। विवाह के समय अनीता के जयमाल गीत पर सभी मुग्ध हो गए। दीदी की सास तो उस पर न्यौछावर थी। कितना सुंदर गाती अनीता, काश ये डॉक्टर होती तो अपने सुमित के लिए मांग लेती। अच्छा, तो डॉक्टर सुमित को डॉक्टर पत्नी चाहिए? बाबूजी का स्वर कुछ उदास था। हाँ, डॉक्टर का जीवन ही त्यागपूर्ण होता है। उसके साथ पत्नी भी अगर उसी व्यवसाय की हुई तो दोनों एक दूसरे का कष्ट समझ सकते हैं। सास का तर्क शायद ठीक ही था। अनीता क्रुद्ध हो उठी। बाबूजी को भी ये क्या सूझी? उल्टी सीधी बातें करके अपमान करा लेते हैं। उन्हें क्या पड़ी है उस अभिमानी के विवाह के विषय में बात करने की? न जाने क्यों मन के किसी कोने में हल्की सी टीस उठी थी अनीता के। क्या त्याग सिर्फ डॉक्टर की पत्नी ही कर सकती है? पति के काम में सहयोग देना, उसे प्रेरणा देना तो हर पत्नी का कर्तव्य होता है। विवाह में अनीता और उसकी हम उम्र लड़कियों ने बारातियों को खूब बनाया। अनीता की हाजिर जवाबी पर तो बाराती मुग्ध थे। बारात में आए कुछ एक लड़के उससे बेहद प्रभावित थे। उस बीच व्यस्तता में भी सुमित उसे छेड़ने और तंग करने से बाज नहीं आता था। हमारे घर का पानी आपको सूट कर गया है? जब आई थी तो कितनी अनइम्प्रेसिव थी आप, अब तो पर निकल आए हैं। थैंक्स, याद रखूंगी। अनीता चिढ़ जाती थी। विवाह के बाद वापस लौटते समय अनीता का मन भारी हो रहा था। पिछली संध्या की बातें उदासी और बढ़ा रही थीं। नाश्ते की प्लेटें लिए वो ड्राइंग रूम की ओर जा रही थी, तभी डॉक्टर रोहिताश के स्वर कानों में पड़े थे। लगता है भाभी की बहन ने तुम पर रंग जमा लिया है। चलो, कोई तो पसंद आई, वरना हर लड़की में कोई ना कोई कमी तुम्हें मिल ही जाती थी। वॉट नॉनसेंस, शी इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। अरे यार, बस ज़रा उसे बनाने में मज़ा आता है। आर यू श्योर? डॉक्टर रोहिताश का स्वर संशयपूर्ण था। 100% श्योर। स्वर विश्वासपूर्ण था। उसके बाद अनीता से रुका नहीं गया था। नाश्ते की प्लेटें वापस रख स्टोर में छिपकर अपने आंसू किस मुश्किल से रोके थे उसने। विदा करती दीदी से लिपट कर रो पड़ी थी। दीदी की सास ने स्नेह से आशीर्वाद देते हुए कहा था, तुझे इतनी जल्दी वापस भेजने का जी नहीं चाहता अन्नी, दीपा के आने पर चली जाती बिटिया। वहाँ भी इसकी माँ इसे बहुत याद कर रही थी समधिन जी। सुमित की शादी में फिर आ जाएगी, अभी तो आज्ञा दें। बाबूजी ने हाथ जोड़ दिए थे। सुमित की शादी? अनीता के दिल में हुक सी उठी थी। जल्दी से नैन पोंछ कार में जा बैठी थी। आज स्टेशन पहुंचाने जीजा जी जा रहे थे। आश्चर्य है, हर पल उसका अपमान करने वाले सुमित की वो क्यों प्रतीक्षा कर रही थी?
उसे देखे बिना वहाँ से जाने का उसका हृदय क्यों नहीं तैयार था। दीदी भी विस्मित थी। ना जाने कहाँ निकल गया, उसे तो पता था तू आज जा रही है। डॉक्टर रोहिताश प्रातः आकर उसे अपनी शुभकामनाएं दे गए थे। कितना अंतर है दोनों के स्वभाव में। एक सौम्य शालीन शांति का दूत और दूसरा झंझावात के साथ आकर आपाद मस्तक झकझोर देने वाला अंधड़। उस आंधी से वो डरती क्यों नहीं? क्यों उसकी प्रतीक्षा करती रहती है वो? ट्रेन के स्टेशन छोड़ने तक उसे लगता रहा शायद कहीं से अचानक वो आ जाएगा और कहेगा, लीजिए मैं फिर टाइम पर आ गया ना। ना आ पाता तो भाभी कहती उनकी दुलारी बहन को स्टेशन भी छोड़ने नहीं पहुंचा। यूँ मुझे आपको पहुंचाने की खास इच्छा नहीं थी, पर ना आता तो रात का खाना गोल हो जाता अपना। और फिर वही मन भावन हंसी। घर पहुंचकर अनमनी सी रही थी। अम्मा ने खोद खोद कर ममता दीदी का हाल पूछा था। सब ठीक है माँ, दीदी के यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। दीदी का वहाँ बहुत मान है। पर तू ये कैसी बुझी बुझी सी आई है अन्नी? कोई बात हुई थी वहाँ? अम्मा परेशान थी। वहाँ क्या होना था अम्मा? अन्नी फीकी हंसी हंसती थी। एमए में प्रवेश लेते ही अन्नी फिर व्यस्त हो गई थी। सुबह यूनिवर्सिटी, शाम को म्यूज़िक कॉलेज ने उसे सुमित की याद भले ही धुंधलाने में मदद दी हो, पर दीदी के पत्रों में वो उसका नाम खोजती रहती थी। तभी अचानक अप्रत्याशित घट गया था। दीदी के पाँव में कील चुभ गई थी। मामूली बात समझकर घर में ही तेल की पट्टी बांध दी गई थी। डॉक्टर सुमित एमएस के लिए दिल्ली गया हुआ था। 2 दिन बाद ही उस साधारण कील के घाव ने टिटनेस का रूप धर लिया। दीदी जब तक हॉस्पिटल पहुंचाई गई सब कुछ समाप्त हो गया था। बाबूजी ने बताया था सुमित तो सिर पटक पटक कर रो रहा था। सब घर वालों पर दहाड़ रहा था। भाभी को पहले हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? उसे क्यों नहीं बुलाया गया? होनी को कौन टाल सकता है? पाँव में कीलें तो गड़ती ही रहती हैं। हमारी ही बेटी को यूं ही जाना था। अम्मा ने सिसकी ले आंचल से आंखें पोंछी थी। घर में मृत्यु का सन्नाटा छा गया था। बचपन से अब तक की एक एक बात याद करती अनीता रो पड़ती। दीदी से कितना स्नेह मिला था उसे। अम्मा और बाबूजी को अब उसे ही सहारा देना था। अपना दुख उसने पी लिया था। 5-6 महीनों बाद दीदी के ससुर का पत्र बाबूजी के नाम आया था। आपकी बेटी ममता की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती। वो तो देवी थी। हम चाहते हैं उसकी जगह आपकी बेटी अनीता हमारे घर आ जाए। अम्मा बाबूजी ने क्या निर्णय लिया ये जाने बिना ही अनीता तड़प उठी थी। हरगिज़ नहीं, दीदी की जगह उसका जाना असंभव है। अनिल को उसने केवल जीजा के रूप में देखा है। उसी रूप में उन्हें स्वीकार कर सकती है, पति रूप में कदापि नहीं। माँ ने कुछ कहना चाहा। घर वर सभी जाना पहचाना है अन्नी, तू सुखी रहेगी। ममता की आत्मा को भी शांति मिलेगी बेटी। आज के बाद फिर कभी ऐसा मत कहना अम्मा, मैं मर जाऊंगी। अनीता की बात सुन माँ डर गई थी। अम्मा बाबूजी ने बड़ी सावधानी से पत्र लिखा था कि अनीता की दृष्टि में अनिल उसके पूज्य जीजा हैं। यदि अपने छोटे बेटे सुमित के लिए उसको स्वीकार कर सकें तो उन्हें हार्दिक प्रसन्नता होगी। उत्तर में संक्षिप्त सा पत्र आया था। हमने तो आपको पहला अवसर देना चाहा था, वरना अनिल के लिए लड़कियों की क्या कमी है? अभी उसकी आयु ही क्या है? रही बात सुमित की, सो उसका विवाह तो बस डॉक्टर लड़की से ही किया जाना निश्चित है। क्षमा करें। अम्मा बाबूजी को उबार लिया था डॉक्टर रोहिताश्व ने। सीधे साधे शब्दों में उन्होंने अनीता से विवाह का प्रस्ताव भेजा था। अपने सगों में उनकी एक बड़ी बहन थी। उन्होंने आकर अनीता के गले में शगुन की चेन पहनाई थी। डॉक्टर रोहित ने ही उसे बताया कि सुमित रिसर्च के लिए कनाडा चला गया था। आज 20 वर्ष बाद सामने बैठा सुमित कितना बदल गया है। अंदर न जाने कहाँ थम गया था। एक अजीब सन्नाटा सा था उसके मुख पर। बातें करना तो मानो भूल ही गया था। इतनी देर में शायद उसने 2-4 औपचारिक प्रश्न भर पूछे थे। रोहित का काम कैसा चल रहा है? अब तो अपना क्लिनिक खोल लिया है, बहुत व्यस्त रहते हैं। आपको उनकी व्यस्तता से शिकायत तो नहीं? जी नहीं, खाली समय में मैं कुछ पढ़ लिख लेती हूँ। फिर बच्चों का कॉलेज से आना जाना लगा रहता है। समय कहाँ जाता है पता ही नहीं लगता। गुड। अनीता आशा कर रही थी देखते ही कोई वाक्य उछाला जाएगा। वाह जम रही हैं आप, कुछ मोटी हो गई हैं। लगता है दोस्त का खाना सूट कर रहा है। कहाँ गया वो सुमित? कॉलबेल पर दरवाज़ा खोलते एक थका उदास व्यक्ति नजर आया था। पहचानने की चेष्टा करते देख उदासी अधरों पर तिर आई थी। नहीं पहचाना? मैं सुमित हूँ। सुमित? 20 वर्षों की स्मृतियाँ एक पल में मन के कोरों से
बाहर अचानक आ गईं। थोड़ा संयत होते बोली थी, आप आइए ना, असल में आपने दाढ़ी रख ली इसलिए पहचान नहीं सकी थी। दाढ़ी ना होती तो क्या पहचान लेती? स्वर में ना कोई चुनौती थी ना उत्सुकता, बस एक अजब सा ठंडापन भर था। शायद हाँ या शायद नहीं, पर मैं आपकी परछाई देखकर भी आपको पहचान लेता। स्वर सपाट था। जी? कुछ एम्बेरस्ड थी अनीता। तब से 20 वर्ष पूर्व का डॉक्टर सुमित शांत निर्विकार सिगरेट भर पीता बैठा है। याद आया? शायद 2 वर्ष पूर्व रोहित ने बताया था सैड न्यूज़। सुमित ने कनाडा में विवाह किया था ना, उसका डाइवोर्स हो गया। ही इज़ सो डेस्परेट। एक बेटी है, वो भी माँ के साथ चली गई है। पुअर सुमित। वो वापस इंडिया क्यों नहीं आ जाते? यहाँ आकर ही क्या होगा? नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। अब इस उम्र में सब कुछ नए सिरे से शुरू करना क्या उतना आसान है अन्नी? रोहित गंभीर थे। उसकी पत्नी क्या डॉक्टर थी? नहीं, शायद जर्नलिस्ट थी। क्यों? कुछ नहीं, यूं ही। मैंने सुना था वो डॉक्टर पत्नी चाहते थे। नेवर। इस बारे में तो एकदम क्लियर था कि उसे डॉक्टर पत्नी नहीं चाहिए। कहता था दोनों वापस आकर पेशेंट्स और मुर्दों की ही बात करेंगे। पर उनकी माँ तो डॉक्टर बहू चाहती थी ना। अरे माँ बाप क्या चाहते हैं वो अलग बात है। यू नो, फॉर सम टाइम मुझे लगता था वो तुम में इंटरेस्टेड था। छी, आप तो बस। अनीता लजा उठी। अच्छा बस, अब बनाना छोड़ चाय पीजिए। अनीता को याद आ गया था, शी इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। आप कैसे हैं? अनीता ने पूछना चाहा था। जी तो रहा हूँ। भारत कब आए? 1 महीना पहले। और हमारे यहाँ आने की आज याद आई? स्वर में उलाहना था। असल में आपकी एक चीज़ मेरे पास थी, वही देनी थी। मेरी चीज़? हाँ, ममता भाभी ने आपके नाम एक पत्र लिखा था, शायद पोस्ट नहीं कर सकी थी। इतने वर्षों बाद जीजी का मेरे नाम पत्र? जी हाँ, मैं और भाभी एक ही अलमारी शेयर करते थे। भाभी के न रहने पर अलमारी लॉक कर दी गई थी। मेरे कुछ कागजात पड़े थे उसमें। इस बार वापस आने पर कागजात उलटते पुलटते बंद लिफाफा मिला। पहले तो सोचा पोस्ट कर दूँ, फिर स्वयं चला आया। खोल कर पढ़ने की इच्छा नहीं हुई सुमित जी। सच कहूँ तो जी चाहा था पहले खोल कर पढ़ लूँ, फिर सोचा ये भाभी के प्रति अन्याय होगा। उत्सुकता से अनीता ने पत्र खोला था। 20 वर्ष पहले का जीवन जी उठा था। दीदी ने घर के सारे हालचाल लिखे थे, साथ ही अन्नी को एक विशेष बात लिखी थी। जानती है अन्नी, कल रात सुमित ने एक सच स्वीकार किया है। उसे तू बहुत बहुत पसंद है। कहता है विवाह करेगा तो बस तुझसे। तुझमें जो फाइटिंग स्पिरिट है उससे वो बहुत प्रभावित है। मैंने कहा माँ से इस बात बता दूँ? तो बोला नहीं, पहले अनीता जी की सम्मति जान लो, वो मुझे पसंद भी करती हैं या नहीं। हाँ, तूने उसे क्या बताया था कि तेरे मन में कोई और है, तेरा मन कहीं और बंधा है? भाई मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं, पर उसका कहना है कि तूने कहा था। मैं उस विषय में जानती हूँ। लगता है सुमित को बुद्धू बनाने के लिए तूने कोई मजाक किया है ना। कितना अच्छा रहेगा, हम दोनों बहनें एक साथ इस घर में रहेंगी। मुझे पूरा विश्वास है तू सुमित को पसंद ही नहीं प्यार भी करती है। क्यों, ठीक गेस किया ना मैंने? आखिर दीदी हूँ तेरी। अच्छा अन्नी, पत्र का उत्तर तुरंत देना। वैसे तेरा मन मैं पहचानती हूँ। माँ और बाबूजी को प्रणाम। तेरी अपनी दीदी। टप टप आंसू गिरने लगे। नवंबर की वो रात अन्नी को याद आ गई जब उसने सुमित से चिढ़कर उसे उत्तर दिया था, दीदी मेरे मन की बात जानती हैं कि वो कहाँ बंधा है। क्यों, पत्र में ऐसा क्या लिखा है भाभी ने? पढ़ सकता हूँ मैं? सुमित व्यग्र हो उठा था। नहीं, ये पत्र मेरे लिए सुमित जी, अच्छा हुआ आपने इसे नहीं पढ़ा। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ इसमें कोई विशेष बात थी? आखिर भाभी का अंतिम पत्र था, कुछ अधिकार उन पर मेरा भी था ना। सुमित जी, हमारे बीच 20 वर्षों का जो समय गुजर गया, ये पत्र उसकी एक कड़ी बन सकता था। मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं। रोहित एक अच्छे पति और पिता हैं, और शायद मैं एक अच्छी पत्नी और माँ। अगर इस पत्र का जिक्र आप रोहित से न करें तो मैं आभारी रहूँगी। अनीता के नयन फिर भर आए थे। तुम्हारी आंखों में मैंने पत्र को पढ़ लिया है अनीता। ये पत्र तुम तक पहुंचा ही नहीं और मैं उत्तर की व्यर्थ प्रतीक्षा करता रहा। एक उत्सुकता है, अगर उस समय पत्र का उत्तर देती तो क्या वो हाँ में होता? सुमित के 2 आतुर नयन अनीता के चेहरे पर गड़ गए थे।
जो वक्त बीत गया उस कल को लेकर मैं अपने आज को नष्ट नहीं करना चाहूँगी सुमित जी। उम्मीद है आप मेरी बात समझ मुझे क्षमा करेंगे। उत्तर भी मुझे मिल गया अनीता। मेरे दिल में कचोट थी, मैं तुम्हारे द्वारा अस्वीकारा गया हूँ। मैं सोचता रहा तुमने मेरे प्रस्ताव के उत्तर में ना लिख दी। तुम्हारी दृष्टि में मैं एक मिथ्याचारी दंभी सिद्ध हुआ। आज 20 वर्षों पुराने इस पत्र ने मेरा भ्रम दूर कर दिया अनीता। सुमित उठ खड़ा हुआ था। ये क्या आप जा रहे हैं? रोहित से नहीं मिलेंगे? अनीता विस्मित थी। फिर कभी, आज नहीं। अनीता को कुछ कहने का अवसर देने से पूर्व सुमित दरवाज़ा खोलकर चला गया था। अभी आप सुन रहे थे एक हृदय स्पर्शी कहानी, उसके नाम का पत्र। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की उम्दा कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।